न उनको, न मेरी मां को, न मुझे यहां की क्षेत्र की जनता हमें किसी सामंतवादी सोच के साथ जोड़कर देखती है। बिहार के किसान जिस तरह से परेशान है और बिहार में जितनी कम व्यवस्था है किसानों से उनका सही मूल्य पे उनका फसल खरीद लेने का, मुझे नहीं लगता किसी राज्य में होगा। हम लोगों का काम है कि उनको ये कहना, उनके लिए लड़ना और यहां व्यवस्था करनी। उपकार नहीं कर रहा हूं, पाने के लिए वो जगह होती भी नहीं है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने नहीं पाया तो किसी पे मैंने उपकार नहीं किया कि साहब मैं कह रहा हूं कि मैंने त्याग नहीं किया। नमस्ते, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज 9X। दी न्यूज 9X की विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबर पूरे बिहार से है कि बिहार में सरकार उलट पुलट गई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। खैर, बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है और देश की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी हैं और जिनका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद, हमेशा खुशी होती है आपसे बात करके। काफी समय हो गया, लोगों के सवाल थे कि उदय जी बाहर चल रहे हैं और उदय जी की सेहत के विषय में जरूर पूछिएगा। ये हमारे फेसबुक के दर्शकों के कमेंट्स थे। तो सबसे पहले उदय जी बताइए कि आपकी सेहत कैसी है। पहले तो पूछने वालों को मेरा शुक्रिया कि उन्हें चिंता है। उम्र के हिसाब से जैसी सेहत होनी चाहिए ऊपर वाले ने वैसे अभी तक दिया हुआ है, लेकिन ये कहूँ कि जैसे आज से 25 साल पूर्व था और आज भी वैसे ही हूँ तो ऐसा नहीं होगा। समय के साथ जो बदलता है वो बदलेगा, लेकिन ठीक हूँ मैं बिल्कुल। अच्छा, बिहार में सर सत्ता में फेरबदल हुआ, इस फेरबदल को आप किस रूप में देखते हैं? मेरा मानना है कि जब तक किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगी बिहार की जनता की तरफ से, तो किसी न किसी रूप में ये फेरबदल या सौदाबाजी या अवसरवादी जो भी उसको कहें, ये होता ही रहेगा। और आजकल जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकारों में अधिकार का एक केंद्रीयकरण होता है, जहां प्रधानमंत्री जी के हाथ में या राज्य के मुख्यमंत्री जी के हाथ में ही ज्यादातर निर्णय होता है, तो मैं इस बदलाव को बहुत उस तरह से गंभीर रूप से नहीं देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और कमोवेश 2005 से जो भी निर्णय लिए गए हैं वो नीतीश जी के ही निर्णय रहे हैं और उनके कैबिनेट के लोगों ने और उनके दल के लोगों ने उनका समर्थन किया है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अभी महागठबंधन की सरकार के बदले अब ये फिर एनडीए की सरकार बनी है, तो कोई सरकार के कामकाज में या बड़े निर्णय में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा ऐसा मैं नहीं देखता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हो सकता है कुछ अपने कार्यक्रम हो जिसे वो नीतीश जी के सामने रखे और नीतीश जी उसको माने तो वो एक कैबिनेट के फैसले में आए, नहीं तो और कोई बहुत बदलाव नहीं देखता हूं। बिहार में नौकरियों को लेकर की राजनीति हो रही है और मैंने नौकरी दी, आपने नौकरी दी, इस तरह की राजनीति को देखा जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसमें 2020 के चुनाव के बारे में बात करना चाहूंगा कि नौकरी की सबसे पहले बात तेजस्वी जी ने किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इतने लाख नौकरी देंगे, और उस समय में लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया था कि इतनी नौकरी वो कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे, नहीं लाएंगे। और वास्तविकता ये है कि जब 2020 के बाद एक सरकार बनी जो बीजेपी और नीतीश जी के साथ सरकार बनी, तो उसने इस दिशा में बहुत ज्यादा काम नहीं किया। कुछ घोषणाएं हुई लेकिन जमीन पे बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। और फिर परिवर्तन हुआ और तेजस्वी जी के साथ सरकार बनी
उस समय हम लोगों को जरूर देखने को मिला, हालांकि उसके अलग अलग तर्क दिए जाते हैं कि कौन सी नौकरी कैसे हुई नहीं हुआ, लेकिन ये सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 12-15 महीने में जो सरकार रही उसने बिहार में नौकरियां दी, और ये वही नौकरियों का हिस्सा है जिसके बारे में तेजस्वी जी हमेशा कहते रहते थे कि इतनी जगह रिक्त पड़ी हुई है, इसको हम भरेंगे। तो उसको भरने का काम हुआ, और मैं समझता हूं इसके लिए बिहार की सरकार को, नीतीश जी को और तेजस्वी जी को हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन आपका प्रश्न दूसरा था, आपका प्रश्न था कि मैंने दी नौकरी, तुमने नहीं दी नौकरी, तुमने दी नौकरी, मैंने नहीं दी। ये राजनीति का कोई बहुत औचित्य नहीं है। कोई जेब से नौकरी निकाल के नहीं देता, कोई निजी नौकरी नहीं दिया जा रहा है। अगर स्थान रिक्त है, अगर सरकार में उन जगहों पे सृजन होना है तो वो होना चाहिए, उसे रिक्त नहीं रखना चाहिए। बच्चों के पास सच में नौकरी की बहुत कमी है, जिससे बहुत कुछ प्रभावित हो रहा है। तो ये हर सरकार का दायित्व है कि वो जितनी जल्दी हो, शीघ्र जो भी नौकरी दे सकती है अपने पास से, उसे देना चाहिए। सर, इस वक्त एक चीज भारत की राजनीति में देखा जा रहा है, वो है इंडिया अलायंस को कई ऐसे चेहरे हैं जो छोड़कर एनडीए की ओर रुख कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? मैं कांग्रेस पार्टी का भी सदस्य हूं, और मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया अलायंस बना, कांग्रेस पार्टी ने पूरी सहयोग की उसमें। और मेरी जानकारी में अभी तक किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी ने वहां के क्षेत्रीय दल या किसी अन्य दल से कोई सीटों की मांग नहीं की है। एक तरफा खबर आती है और एक तरफा हम सुनते हैं कि इन्होंने कहा कि सारी सीटें हम लड़ लेंगे, हम कांग्रेस को नहीं देंगे। इन्होंने कहा हम कांग्रेस को इतनी ही सीट देंगे। लेकिन आप कांग्रेस का कभी बयान मुझे दिखाइए कि कांग्रेस ने कहा है कि मुझे 5 सीट चाहिए और मैं 5 से कम नहीं लूंगा। वो स्थानीय खबर कभी उड़ा दिया जाता है कि मुझसे कोई पूछ ले कि साहब, महागठबंधन में जब सरकार थी कि आपको बिहार में कितनी सीटें चाहिए, तो मैं कांग्रेसी होने के नाते कह देता साहब मैं 15 सीटें लूंगा। तो वो एक अलग बात है, लेकिन औपचारिक तौर पे कभी कांग्रेस पार्टी ने सीटें मांगी नहीं है, और इसलिए सीटों को लेकर ये जो खींचातानी है, इसका कोई बहुत ज्यादा ना आधार है ना आवश्यकता है। ये निराधार तरह की बातें होती रहती हैं। देखिए, इंडिया क्या है, इंडिया अलायंस क्या चीज है? इंडिया अलायंस एक बढ़ते हुए, एक बहुत ताकतवर भारतीय जनता पार्टी को रोकने का एक प्रयास है कि एक तरफा इतना ज्यादा एक पार्टी, चाहे अपने संख्या बल पे या अपने पार्टी के संगठन के कारण या जो उनके पास साधन है, संसाधन है, उसके कारण, या लोगों की जो मानसिकता है वो धीरे धीरे उस तरफ को बदल रही है, और एक ही पक्ष की बात सामने रखी जा रही है, उसको रोकने का प्रयास ये इंडिया है। और सोच इसके पीछे ये है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिलते हैं। तो अगर नहीं मिलते हैं तो जो बचा हुआ 50% से ज्यादा वोट है, अगर वो एकत्रित हो जाए और बीजेपी के सामने अगर एक साझा उम्मीदवार खड़ा हो, तो बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है। जाहिर सी बात है कि ऐसे सोच में दिक्कतें आनी है, क्योंकि हर दल की और खास करके क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होगी। कोई नहीं चाहेगा कि एक बड़े दल के हवाले सब कुछ कर दिया जाए। तो ये तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ सीटों में, लेन देन में दिक्कतें होंगी। अब दूसरे पक्ष का यह कहना है कि साहब इतना दबाव पड़ रहा है, इंडिया के जो साथी हैं, इतना तरह का दबाव पड़ रहा है सरकार की ओर से कि वो एक एक करके बिखरते जा रहा है। और मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि चुनाव आते आते बहुत कम ही दल रह जाए इंडिया के गठबंधन में। और ऐसा भी होगा तो इसमें भी कोई बहुत ज्यादा घबराने की या सोचने की बात नहीं है, क्योंकि मान लीजिए ये प्रयास नहीं भी होता तो कांग्रेस लड़ती, कांग्रेस जितने सीटों पे जीतना था उसको जीतती, अन्य दल लड़ते, अभी भी लड़ेंगे। तो प्रयास करना नहीं प्रयास करने से तो अच्छा होता है ना। तो एक प्रयास हुआ,
हो ही रहा है अभी तक कि एक बीजेपी के खिलाफ एक साझा गठबंधन बनाया जाए जिससे बीजेपी को और उनके सहयोगी दलों को टक्कर दी जाए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार की पूर्णिया में हुआ। क्या लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से देश के में कुछ रेवोल्यूशन या परिवर्तन होगा? देखिए, रेवोल्यूशन भगवान न करे कि रेवोल्यूशन नाम की चीज कभी देश के जनमानस के मस्तिष्क में जाए, क्योंकि भारत का में अभी कभी रेवोल्यूशन हो गया तो वो तो किसी के संभालने में नहीं होगा, और उस रेवोल्यूशन से क्या निकल के आएगा जिसको हम संपूर्ण क्रांति कभी कह देते हैं, वो भी क्या संपूर्ण क्रांति थी, एक प्रांत में या दो प्रांतों में कुछ उसकी आवाज सुनाई दी। रेवोल्यूशन तो बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन राहुल जी की प्रयास ये है कि एक दूसरे तरह का नैरेटिव गढ़ के लोगों के समक्ष रख दे और लोग उन पे यकीन करके वोट दे दे तो अच्छा है, न दे तो कोई बात नहीं है, कम से कम नैरेटिव वो सुन ले, नैरेटिव के बारे में जान ले। जिन मुद्दों की बात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किया करते थे पहले, जो मुद्दे अब कम दोहराए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, उन मुद्दों पे बात राहुल जी कर रहा है। अगर 10 वर्ष पहले देखिए तो यूपीए सरकार पे क्या कटाक्ष होती थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इन्हीं बातों पे कटाक्ष होती थी, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, युवकों की जो समस्या है उन पे, किसानों की जो समस्या है उन पे। अब वो राहुल जी रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अन्य चीजों पे बात करना चाहती है, उसकी फोकस उधर को है। इसलिए राहुल जी की प्रयास जो है वो प्रयास के मामले में सराहनीय है। उस प्रयास का कोई उत्तर किसी और नेता ने उस रूप में नहीं दिया है। अब ये अलग बात है कि मैं किसी की आलोचना करूं, मैं किसी को कुछ भी नाम दे दूं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि प्रयास तो बहुत जबरदस्त हुआ है। अब हम लोग पॉलिटिकल प्रश्न पर आते हैं। गुस्सा नहीं होइएगा, जब आप चुनाव क्षेत्र में जाते हैं ना, तो लोग ये नहीं कहते हैं कि उदय सिंह जी चुनाव लड़ने आए हैं। लोग कहते हैं कि एशिया के टॉप किसानों में से एक रहे मोल बाबू का नाती चुनाव लड़ने आया है। ये कहाँ तक सच है? तब हम अगला प्रश्न करेंगे। ये बिल्कुल सच है। वो भी जमाना था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े किसानों में से नाम मेरे स्वर्गीय नाना जी का आया था और रहता था। लेकिन इसके साथ एक चीज और जोड़ूंगा, वो उतना ही आवश्यक कि किसान तो वो सबसे बड़े थे, लेकिन उनके यहाँ जो लोग काम करते थे उनके वो बहुत प्रिय थे। और जो एक बड़े किसान के साथ चीजों को जोड़ दिया जाता है, सामंतवादी सोच वगैरह वगैरह, उससे कोसों दूर थे मेरे नाना। क्योंकि शुरू से स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी के साथ कांग्रेस पार्टी के विचार से वो जुड़े हुए व्यक्ति थे। इसलिए आप, क्योंकि आप स्थानीय हैं और आप अपने घर में पूछिएगा, नाना जी की सब जमीन चली गई क्योंकि कानून भी वैसे आए और सामाजिक परिवर्तन भी हुआ, लेकिन आज तक हमारे यहां कोई केस नहीं हुआ, कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उतने बड़े परिवार का सदस्य हूं, उनका नाती हूं। यहां मां सांसद थी, मैं भी चुनाव लड़ता हूं, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद भी मिला, लेकिन न उनको, न मेरी मां को, न मुझे यहां की क्षेत्र की जनता हमें किसी सामंतवादी सोच के साथ जोड़कर देखती है। जब आप किसान के नाती रहे हैं सर, तो एक क्वेश्चन आप पे बनता है, जरूर। वो है पूरे देश में ना किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं और एमएसपी कानून को लेकर आपका क्या कहना है? दुख इस बात की है कि जिस मात्रा में बिहार से किसानों को वहां जाना चाहिए था वो नहीं जा रहे हैं। वो घूम फिर के कहीं ना कहीं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों की, और सांकेतिक भागीदारी उसमें अन्य राज्यों से है। बिहार के किसान जिस तरह से परेशान है और बिहार में जितनी कम व्यवस्था है किसानों से उनका सही मूल्य पे उनका फसल खरीद लेने का, मुझे नहीं लगता किसी राज्य में होगा। मेरे ख्याल से
मेरा आंकड़ा गलत हो सकता है लेकिन थोड़ा सा ही गलत होगा, 2.5-3% से ज्यादा फसल किसानों का बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से पे या उससे ऊपर नहीं खरीदा जाता है, जबकि पंजाब में यह आंकड़ा 60-70% को पार है और तब वो आंदोलित हैं। हमारे किसान, क्योंकि हम लोग वैसे भी बहुत ज्यादा उत्तेजना में विश्वास नहीं रखते, हमारे किसान चुपचाप उसको सहते हैं। हम लोगों का काम है कि उनको ये कहना, उनके लिए लड़ना और यहां व्यवस्था करनी। मैं जब सांसद था मैंने प्रयास किया था, बहुत सारे लोगों को याद होगा, तरह तरह के क्रय केंद्र खुलवाए थे और तुरंत उस पर कार्रवाई होती थी। मैं बताऊं कि आधे आधे एक एक घंटे के अंतराल में मैंने क्रय केंद्र खुलवाए हैं, जहां किसान धमना में खुलवाया है, उनको और जो सुविधा चाहिए थी वो दिलवाया है, क्योंकि किसान को कुछ नहीं चाहिए, उसको आप मुफ्त में दिए, दे वो दे ना दे कुछ भी दे, वो कह रहा है मैंने जो मेहनत किया है ना उसमें मेरा जो मुनाफा होना चाहिए, उस मुनाफे पे तुम सुनिश्चित कर दो कि कौन खरीदेगा। तुम खरीदो ना, व्यापारी से दिलवा दो, मुझे कुछ नहीं है, मुझे पैसे मिल जाए, सहज रूप से पैसे मिल जाए। ढो ढो कर लाता है गुलाब बाग में, और आप जानते हो उस व्यवस्था को मुझसे बेहतर जानते हैं कि उस तरह बिकता है। ये तो दुखद है, शर्मनाक है। मैं भी इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि किसी काल में तो मैं सांसद था ना, तो पूरी तरह से क्यों नहीं सुधार दिया, मेरी भी गलती है। लेकिन मेरे बाद तो वो भी प्रयास बंद हो गए। कभी मौका मिलेगा, कभी हमारी सरकार उस तरह से सुनेगी तो मैं इसकी पैरवी करूंगा और यहां के किसानों के लिए जो सबसे बेहतर, सबसे सुविधाजनक तरीका हो सकता है उनके फसल को खरीदने के लिए, वो करवाऊंगा। और आपका प्रश्न था कि एमएसपी के बारे में क्या सोचते हैं। एम का मतलब न्यूनतम है, मिनिमम है। मिनिमम के लिए रो रहे हैं वो, मैक्सिमम की तो बात ही नहीं कोई कर रहा। वो अधिकांश, अधिकतम की कहां बात कर रहे हैं, न्यूनतम की बात कर रहे हैं। न्यूनतम अगर उनको हम नहीं देंगे तो बाकी सब कुछ कहना कि हम उनकी आमदनी बढ़ा देंगे और उनको ये कर देंगे वो कर देंगे, ये बेकार बात है। और ये न्यूनतम तय कैसे होता है? सरकार की कमेटी है, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन, वो तय करती है न्यूनतम। और न्यूनतम को हम लोग लड़ते रहे, सांसद के रूप में हम लड़े हैं उसमें कि साहब इतना कम मत कर दीजिए। लेकिन जैसे भी होता है, एक व्यवस्था से बनती है, वो न्यूनतम तय होता है। न्यूनतम भी नहीं दीजिएगा तो किसान कहां जाएगा? हमारा अगला प्रश्न होगा आपसे। आप क्षेत्र भ्रमण पर हैं, आपने जनता की वेदना को देखा क्या? हाँ, वेदना को देखा और इस पर चर्चा भी मैंने की है कि देखिए, ये कहना कि कोई काम ही नहीं हुआ है, ये झूठ है। आप पटना को देखिए, पटना जय बार मैं जाता हूं तो कोई नया पुल बन रहा होता है, कोई नई सड़क बन रही होती है, कोई नया इमारत बन रहा होता है। मैं पूर्णी, इस बार मैं 4 लेन से आया करता था, इस बार मैं पुराने वाले रोड से आया हूं, बेगूसराय होके आया हूं, खगड़िया होके आया हूं। तमाम रोड पे बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, बहुत कुछ देखने को मिलता है कि बहुत बदलाव हो गया। तो ये कहना कि कोई तरक्की नहीं हुई है, गलत बात है। तरक्की हुई है, हमारे गांव में तरक्की हुई। जिस रोड पे सुनसान रहता था, यहां से शुरू कीजिए, वो कहीं भी आपको खाली जगह नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं तो एक तरफ वो तरक्की दिखती है, दूसरी तरफ गांव में जो गरीब आदमी रह रहा है उसकी वही स्थिति है, उसके चेहरे पे वही परेशानी है, उसके चेहरे पे वही शिकन है। तो इस पे तो शोध होना चाहिए और इसकी चिंता होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा चिंता इसकी क्षेत्र का प्रतिनिधि करेगा, चाहे वो गांव के स्तर का हो, त्रिस्तरीय पंचायत का, या विधायक हो, या सांसद हो, या वहां का मंत्री हो। यह चिंता उसको होनी चाहिए कि सब कुछ हम लोग अगर कर रहे हैं तो जनता के चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं आ रही है, उसको क्या चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक चीज देते हैं कोई दूसरा छीन लेते हैं। कल के अखबारों में यहां था कि साहब हमारे क्षेत्र में अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, कहीं चोरी हो रहा है, कहीं लूट हो रहा है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं हत्या हो रहा है।
कहीं इन बातों से तो नहीं लोग परेशान है? किस बात से लोग परेशान है? और जब तक हम लोग अगर उसको सामाजिक तौर पे इसकी चिंता नहीं करेंगे कि लोगों की शिकन परेशानी दूर हो, तब तक ये सारी जितने भी विकास जिसको हम कहते हैं उसको कर दें तो ये बेमानी सी होगी और झूठी होगी। आपसे एक निजी प्रश्न है। जी। कई पत्रकार करना चाहते थे, लेकिन चूंकि जब आप प्रेस दीर्घा में घिरे हुए थे तो वो पत्रकार नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक सीक्रेटली मीटिंग किया और उन्होंने मुझसे बात की कि जब आप इंटरव्यू लेने जाइएगा, आप ही हैं जो उदय सिंह से पूछ सकते हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा। अरे नाम नहीं, आपने आप पूछिए, सोचा है। प्रश्न पूछिए। वो ये उनका सवाल है, एक निजी प्रश्न है। आपके सामने एक पूर्व सांसद है और एक एनडीए के वर्तमान सांसद होंगे, तो इस बीच आप चुनाव में कैसे अपने आप को सरवाइव कीजिएगा? ये मूलतः प्रश्न ही गलत है। प्रश्न ही गलत। हाँ, बताता हूं क्यों। क्योंकि मेरे सरवाइव का उल्टा होता है कि सरवाइव नहीं किया, मर गए। तो ये प्रश्न ही गलत है। मैं कभी चुनाव जीने या मरने के लिए लड़ता ही नहीं हूं, तो मेरे सरवाइव कर लेने का या मृत हो जाने का प्रश्न ही गलत है। मैं तो जब भी लड़ता हूं तो एक उद्देश्य को लेकर लड़ता हूं, बिना उद्देश्य के मैं नहीं लड़ता हूं। आपको बता दूं, आप शायद पिछले बार आपसे जिक्र किया था, जब मेरी मां यहां की सांसद थी और फिर उनका देहांत हो गया 89 में, तो मेरा तो राजनीति में आने का कोई प्रश्न ही नहीं था। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने रात के 2:30 बजे बुलवाकर डांट लगाई कि तुम अपने क्षेत्र में क्यों नहीं हो जी। मैं कहा कौन सा क्षेत्र, मैंने कौन सा टिकट मांगा है? कहा टिकट तुम दोगे या मैं दूंगा? मैं कहा नहीं, टिकट तो आप ही देंगे, मैं मांगा तो नहीं है। कहा चलो पूर्णिया भागो। तो मैं अगले दिन पूर्णिया, अगर उस दिन से मैं राजनीति में, और जब यहां आया तो मैंने एक हालात देखी जिसको कैमरा पे जिक्र करना आवश्यक नहीं समझता हूं, लेकिन मैंने देखा कि जो पूर्णिया में घटेगा वो अच्छा नहीं घटेगा। और मेरी वो सोच ठीक थी, क्योंकि कमोवेश 92-93 के बाद 2004 ईस्वी तक पूर्णिया के साथ जो हुआ वो अन्याय हुआ। इस बीच में मैं लड़ा, सफल नहीं हुआ, निराश हुआ, चला गया। पूर्णिया के लोगों के दबाव में आकर फिर मैंने 2004 का चुनाव लड़ा। ईश्वर की वजह से, क्षेत्र की जनता की वजह से मुझे कामयाबी मिली, और मुझे तो अपने आप पे भी इतना यकीन नहीं था। लेकिन 2004 से 2014 तक, क्योंकि सबके हिसाब से और मेरे अपने भी मूल्यांकन से मैंने गुणात्मक परिवर्तन किया पूर्णिया की सामाजिक जिंदगी में, इसलिए मैं अपने आप को संतोष के साथ एक सफल सांसद मान सकता हूं कि मेरे समय में या तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। कोई भी एक चीज पीछे को नहीं ले गया पूर्णिया को। पूर्णिया को जो भी चीज, और उसकी मात्रा का अलग अलग आंकलन हो सकता है, कोई कहेंगे बहुत काम हुआ, कोई कहेंगे कुछ काम नहीं हुआ, दोनों ही ठीक है, मुझे उससे कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन यह सब मानेगा कि उन 10 वर्षों में पूर्णिया किसी भी पैमाने पर पीछे नहीं गया, या तो आगे बढ़ा या वहीं रहा। वो अपने अपने नजरिया है लोगों को देखने का, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। इसलिए मेरे चुनाव में जाने का कभी भी ये उद्देश्य होता ही नहीं है कि मैं जीत जाऊंगा या हार जाऊंगा। क्योंकि आपने मेरे नाना की जिक्र कर दी तो मैं आपको कह दूं, भगवान की कृपा से मुझे सांसद बनकर या किसी ओहदे पर बैठकर मुझे किसी प्रकार के लाभ की ना अभिलाषा है, ना आवश्यकता है। मैं बहुत संतुष्ट हूं, बहुत खुश हूं। और कल भी मैंने एक प्रेस वार्ता में कहा था, आज फिर दोहरा दूं कि जब भी सांसद रहा हूं तो कुछ व्यक्तिगत खो के ही बना हूं, कुछ खोया ही है, पाया कुछ नहीं है। अब ये कोई किसी पे उपकार नहीं कर रहा हूं, पाने के लिए वो जगह होती भी नहीं है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने नहीं पाया तो किसी पे मैंने उपकार नहीं किया, कि साहब मैं कह रहा हूं कि मैंने त्याग नहीं किया। जो सांसद बनता है वो कुछ पाने के लिए नहीं बनता है, वो जन सेवा के लिए बनता है। उसको मेरी क्षमता के अनुसार जितना हो सकता था मैंने किया, और मुझे संतोष है कि मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, कभी मैंने जातिवाद की बात नहीं की, कभी मैंने
अलगाववादी बात नहीं की, कभी मैंने गलत लोगों को पैसे नहीं दिया, कभी मेरे सामने कोई मौका मिला कि क्षेत्र के लिए भला हो जाए तो मैंने उसमें हाथ खींच लिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए मुझे बहुत संतोष। आगे को फिर आवश्यकता मुझे महसूस होगी, कल भी मैंने कहा, आज भी दोहरा देता हूं, मुझे आवश्यकता महसूस होगी, चुनाव में उपस्थिति होगी मेरी। आवश्यकता महसूस नहीं होगी, आपने क्योंकि सेहत की बात की थी और मैं कह चुका हूं कि मैं 70 वर्ष को पार कर गया, तो अगर मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होगी तो मैं अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करूंगा। लेकिन अगर उपस्थिति दर्ज करूंगा तो फिर जनता के हाथ में फैसला होगा कि वो मुझे हाथ में जिम्मेदारी देती है या नहीं देती है, वो जनता जानेगी, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, पूर्णिया में एक्टिव पॉलिटिक्स की ज़रूरत है और पूर्णिया में एक्टिव पॉलिटिशियंस अब होना शुरू हो चुके हैं, तो आप इस पे क्या सोच रहे हैं? आपकी एक्टिविटी क्या रहेगी? ज्यादा पॉलिटिक्स, ज्यादा कोई भी चीज, किसी चीज की अति वो खराब होती है। किसी भी चीज की, खाने की, पीने की, पॉलिटिक्स करने की, उतना ही करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। हर छोटी चीज में अगर आप चाहें कि बहुत एक्टिव हो जाए आदमी, तो वो खबर बनाने के लिए ठीक रहता है, लेकिन दूरगामी उसका परिणाम खराब होता है। फर्ज कर लीजिए हर छोटी घटना में जो महत्वपूर्ण ना हो, सांसद कूद जाए, लाजमी है कि अगले दिन अखबारों में वो आएगा कि उसमें भी सांसद गए थे, फिर उसका क्या अंत होगा? तो फिर तो ये हो जाएगा कि दो घरों के बीच में अगर झगड़ा होगा तो सांसद जाएंगे उसको ठीक करने। ये कौन सा एक्टिव पॉलिटिक्स? एक्टिव पॉलिटिक्स क्षेत्र के बढ़ोतरी की होनी चाहिए। और कहां शुरू हो गई है एक्टिव पॉलिटिक्स? अगर एक्टिव पॉलिटिक्स शुरू हो जाती और जिसको मैं कहता हूं पब्लिक एक्टिविज्म शुरू हो जाता, तो ये हवाई अड्डा नहीं बनता, ये संभव नहीं। शिलान्यास तो हो रहा है। अब मैं कहता हूं भगवान करे कि शिलान्यास हो जाए, उद्घाटन हो जाए। जो चीज हो जानी चाहिए थी वो क्यों नहीं हुई? उसके लिए लोगों को परेशान होने की क्या जरूरत होती है? ये है एक्टिव पॉलिटिक्स। यहां के पॉलिटिशियंस को वो करना चाहिए। आखिर जनता किसी को किस लिए चुनती है? मुझे किस लिए चुनती है? किसी विधायक को किस लिए चुनती है? क्या मेरी जो परेशानियां होंगी वो इसको ये देखेगा, हम जो मांगेंगे ये पूरा करके देगा। कल मैं आ रहा था, सुपौली के पास लोगों ने रोक लिया। मैं गया था उधर भिकना की तरफ, तो उनको शायद खबर होगी कि मैं आऊंगा। रोड पे बहुत सारे लोग हैं, मुझसे प्रेम लोगों का है तो अपने भाषा में अपने प्यार जताने बताने लगे और फिर कहते हैं याद है यही रोके थे आपको? जी नहीं याद है। रोक के कहे थे ना कि कहां है हमारा तार और ट्रांसफार्मर, आपको याद नहीं है? जी नहीं याद नहीं। हाँ यही रोके थे, लेकिन एक बात है, आप बोल के गए थे कि 7 दिन में लगवा दीजिएगा, हम लोग को 3 दिन में लग गया था। ये आप ही का दिया हुआ ये मैं कहनी मेरा दिया हुआ क्या? मेरे के कोई तो काम ऐसा होना चाहिए कि लोग रोक के आपको बोले कि आपने मेरे लिए हमारे लिए किया था। काम ये नहीं होना चाहिए कि मैं गिनवाता फिरूं कि तुम्हारा रोड बनवाए थे ना, तुम्हारा पुल करवाए थे ना। अरे कोई जेब से करवाए थे तुम्हारा काम है करवाना, करवा दिए थे, तो कौन सी बड़ी बात है इसमें? क्यों गिनवा रहा है उसको? तो ये है। अच्छा, आप जब चुनाव लड़ने आए थे सर, सबसे बड़ी परेशानी आपके सामने क्या नजर आई थी? और अब जो चुनाव लड़ने आए हैं वो भी परेशानी तो आपको दिखी होगी। देखिए परेशानी तो व्यवस्था की होती है, क्योंकि मेरा मानना है कि खास करके आजकल ये सोशल मीडिया के जमाने में और इतना संचार बढ़ने के कारण वोटर को बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती है कि कौन क्या है। शायद आपसे मुझसे बेहतर उसको पता है कि कौन क्या है, लेकिन व्यवस्था करना,
वोटरों के पास पहुंच जाना, वोटरों के मन में कोई संशय हो उसको दूर कर देना, वोट अपने पक्ष में डलवा लेना, ये हर चुनाव का नियम है और इसमें ही अधिकांश समय लोगों का जाता है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उदय सिंह अब तक कोई घोषणा नहीं की है, जिस चीज की घोषणा की आशा थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने किया, उस कॉन्फ्रेंस को हमने सुना भी। आखिर घोषणा करनी क्या थी और घोषणा के बारे में क्या सोच कर रहे थे? नहीं, मैं तो पूर्णिया जब भी आता हूं तो प्रेस वार्ता करता हूं, ये आप जानते हैं। अब भी आया तो प्रेस वार्ता थी। मैंने एक समय, अब से कुछ महीनों पहले जरूर सोच रखा था कि अगर सब कुछ सामान्य चल रहा होगा तो हो सकता है कि इस बार मैं चुनाव न लड़ूं, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत भी और दूसरे भी। लेकिन जिस तरह से घटनाएं घटी हैं, पार्टियों का एक दूसरे से मिलना, अलग हो जाना, जिस तरह से कुछ लोगों का और सक्रिय हो जाना, पूर्णिया के जनमानस में एक संशय पैदा होना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पूर्णिया के ढेर सारे लोगों का, अनगिनत लोगों का ये मांग कि साहब अगर आप नहीं आएंगे तो हम लोगों के लिए बहुत बुरा वक्त आ जाएगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर फिर से मुझे पुनः विचार इस बात पे करनी है कि क्या सच में आवश्यकता है कि मैं पूर्णिया में लड़ूं, और अगर आवश्यकता है तो कहां से लड़ूं। लोग इसको अन्यथा ले रहे हैं, कोई कह रहा है कि नहीं साहब ये तो चले गए बीजेपी में, कोई कह रहा है नहीं साहब ये तो कांग्रेस में लड़े, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। क्योंकि लोगों को आश्चर्य लगता है कि कोई सच भी बोल सकता है, तो इसलिए किसी के बोले हुए सच में भी वो असत्य को ढूंढने लगता है। मैं तो सच बोल रहा हूं कि मैं जिस दिन फैसला कर लूंगा कि हां मुझे चुनाव लड़ना है, तब मैं घूम के अपने लोगों से एक और चीज पूछूंगा कि कहां से लड़ूं कि तुम साथ दोगे। क्योंकि उस लड़ने का क्या फायदा कि आपका उद्देश्य तो है कि आप पूर्णिया को उसकी बर्बादी से बचाएं, और फिर ऐसी तरह से लड़ने कि वो आपका लक्ष्य ना पूरा हो। तो लक्ष्य तो प्राप्त करना चाहिए। ये तो इसको रणनीति कह लीजिए, राजनीति कह लीजिए, इसको जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन बात तो यही है। जो हकीकत है वो हकीकत है। लेकिन क्योंकि मैं हकीकत को इतने आसानी से बयान कर देता हूं, सच्चाई इतनी आसानी से बयान कर देता हूं कि आप जैसे लोग जो अर्थ के बीच में अर्थ ढूंढने लगते हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन लगता है कि इन्होंने कहा क्या। बस स्पष्ट कह रहा हूं। अगर मैं कंफ्यूज हूं तो सर जनता भी कंफ्यूज है, ये बात समझिए। अगर मैं कंफ्यूज हो गया तो इसका मतलब जनता कंफ्यूज हो गई। जनता को मैं यही संदेश आपके माध्यम देना चाहता हूं कि मैं बहुत संजीदगी से इस पे विचार कर रहा हूं, और अभी तक ऐसा लगता है कि शायद मैं चुनाव में उपस्थित होऊंगा। अगर ये निर्णय मेरे दिमाग में पुख्ता हो गया, बन गया, तो मुझे आप सच यकीन मानिए, निर्दलीय, ये पार्टी, वो पार्टी, वो पार्टी, ये सारी चीजें अपने आप अपना रास्ता पकड़ लेगी। पहले मुझे निर्णय तो लेने दीजिए कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, फिर सब कुछ आपके सामने होगा। और कल तो मैंने कहा था प्रेस वार्ता में कि अगर मैं रात के 12 बजे भी ये निर्णय ले लूंगा तो आप लोगों को फोन करके बता दूंगा कि भैया मैं ये निर्णय लिया। क्योंकि आप लोगों से छुपा कर तो मैं लड़ने नहीं जा सकता ना, कि मैं लड़ने चला गया हूं लेकिन आप लोगों से छुपा हुआ ही बात। ये है मामला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी, जिन्होंने अपनी बातों को बड़ी शालीनता से रखा। बहरहाल आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अब हम ट्विटर पर और इंस्टाग्राम के साथ साथ ब्लू स्काई पर भी आ चुके हैं। शुक्रिया।